हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। स्पोर्ट्स लाइव यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं और पारुपाली कश्यप जी से आपको मिलवाएंगे। इंडियन ओपन चल रहा है इस समय। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर इंडियन ओपन चल रहा है और पेरिस ओलंपिक्स का इंतजार है और सभी तैयारी में लगे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप इंडियन ओपन को? बीजू बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। इम्पोर्टेंट स्टेज पे हैं सब प्लेयर्स। ये एक एशियन सर्किट में 4 टूर्नामेंट में सेकंड टूर्नामेंट है और इसके बाद एक यूरोपियन सर्किट है। इसके बाद 8 टूर्नामेंट, फिर एक एशियन चैम्पियनशिप से अप्रैल में और फिर क्वालिफिकेशन ख़त्म होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज पे है सब, स्पेशली जो कंट्रीज से 3-4 प्लेयर हैं उनको टॉप 16 में आना है। तो काफ़ी टफ रेस है और इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो हमारे चांसेस अच्छे हैं क्योंकि अभी तक तो अगर देख सकते हैं तो इंडिया से श्योर पोजीशंस में तो प्रणॉय है, चिराग और सात्विक है और सिंधु इधर आई नहीं है पर शी विल बी वन ऑफ द श्योरिटी क्योंकि इंडिया से एक प्लेयर तो होएंगी और इवन दो शी इज नॉट और उसने प्रोटेक्ट किया हुआ रैंकिंग तो अभी 10 पे है रैंकिंग और आई एक्सपेक्ट हर टू डू इट। एंड तो ये 3 पोजीशंस तो है ही और ये 3 पोजीशन से मेडल आने के प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत हाई है। तो इनको बस हेल्दी रहना है और फिट रहना है और कितना कॉन्फिडेंस उनको वो गेन कर सकते हैं ये 8-9 टूर्नामेंट से उतनी बेहतर उनके लिए रहेगी। और बाकी लक्ष्य है, श्रीकांत है। वुमेन डबल्स में 2 पेयर्स हैं जो मेरे ख्याल से ऑन देयर डे दे कैन बीट एनीवन। किसी भी पेयर को हरा सकते हैं। अश्विनी तनिषा है और गायत्री ट्रिसा है। उनके बीच में थोड़ा क्वालिफिकेशन क्लोज होगा। लक्ष्य और श्रीकांत के बीच में क्वालिफिकेशन क्लोज होगा। तो उनको अपनी गेम ऊंची करनी पड़ेगी अभी और अच्छे परफॉर्मेंसेस लानी पड़ेंगी। पर आई थिंक सभी को ये जो टफ स्पॉट्स में है इनको फोकस करनी चाहिए गेम के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, ना कि क्वालिफाई करना है उसके ऊपर क्योंकि वो तो रहेगा ही पर आपको अगर परफॉर्मेंस आएगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो उनको ये नहीं सोचना है कि वो प्रेशर इट्स टफ बोलने से, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये इजी है करके पर बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है और एक ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना और स्पेशली लक्ष्य को फर्स्ट ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना तो टफ सिचुएशन है सबको। और आई होप उनके मेंटर्स और कोचेस यही बोलें कि परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है, नेक्स्ट मैच अच्छा कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए और मैच आफ्टर मैच जीतने का सोचना चाहिए, ना कि कौन से टूर्नामेंट्स खेले या कितने टूर्नामेंट। रिसेंटली हमने देखा कि अब एज अ प्लेयर नहीं, आप एज अ कोच की भूमिका में आ चुके हैं। तो मैं एज अ प्लेयर पहले आपसे बात कर लेता हूँ क्योंकि आपका भी बड़ा दमदार करियर रहा। 2012 में हम देखें ओलंपिक्स के अंदर लंदन में, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आता है। उसके बाद भी कई सारे टूर्नामेंट्स में ऐसा था कि लग रहा था कि आप ही फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले। तो आप अपने करियर को किस तरीके से देखते हैं एज अ प्लेयर? पूरा करियर अभी मैं अगर देखूं तो अच्छे मोमेंट्स थे। काफ़ी ब्लेस्ड था थोड़े मोमेंट्स में कि मेडल जीत पाया। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स वाज स्टैंडिंग ऑन द पोडियम लिसनिंग टू द नेशनल एंथम। बहुत ही मतलब अच्छा लगा वो मोमेंट एक्सपीरियंस करने में। और काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स टॉप, स्पेशली 2012 से 2015 एंड तक टॉप 10 में मैंने मेंटेन किया अपने रैंकिंग को। तो काफ़ी टफ था। क्वार्टर सेमीज काफ़ी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में खेले, बीच में 1-2 ग्रैंड प्रीज लखनऊ में 2 बार जीत पाया मैं और टॉप प्लेयर्स को हराया और तो काफ़ी अच्छा करियर रहा। लकीली काफ़ी अच्छे कोचेस थे बट मोर देन द रिजल्ट्स आई वुड से द प्रोसेस जो था वो मिस करूँगा मैं। जो ट्रेनिंग के मोमेंट्स थे वो मिस करूँगा मैं। वही ज़्यादा मुझे अच्छे लगते थे। रोज़ ट्रेनिंग को आना, अच्छे इंटेंसिटी पे खेलना, प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना, टूर्नामेंट सर्किट में प्लेयर्स के साथ अच्छे लेवल पे फोकस्ड रहना, ये सब ऑब्वियसली मिस करूँगा। पर कोचिंग में इमीडिएटली वही मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली श्रीकांत के साथ और होपफुली फ्यूचर में इंडियन टीम के साथ अगर हो सकता है तो यही मोमेंट्स में यही वैल्यूज इंस्टिल करना चाहता हूँ प्लेयर्स के अंदर और
मुझे एक ही माइंडसेट है कि इंडिया को और मेडल्स और टाइटल्स जिताना है, जी डोमिनेट करना है जी, सर्किट। तो जी। यही मैं सोच सकता हूँ पॉसिबल है, पर सिस्टम ऐसे प्लेस होनी चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी हो कोचेस को। अभी काफ़ी आप डिफरेंट पोजीशन पे आ गए कि एज अ प्लेयर आप खेलते हैं तो पूरा टारगेट होता है कि हमें जीतना है गेम, लेकिन अब एज आप ट्रेन कर रहे हैं, एज अ कोचिंग कर रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा आपने पहले माइंडसेट बनाया था कि पहले स्टार्टिंग में अंडर 19 अंडर 17 को हम ट्रेन करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा किदाम्बी श्रीकांत जिस तरीके से आते हैं अप्रोच करते हैं कि आप थोड़ा हेल्प आउट करें उनको, फिर आप पुरीला गोपीचंद के साथ भी जुड़े रहे हैं, उनको उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा आपके करियर में Yes. स्टार्टिंग से ही। 2014 से अगर हम देखें तो उनकी एकेडमी के अंदर आपने ट्रेन किया, उनके अंडर रह के आपने ट्रेन किया, तो बहुत सारी आपने स्किल्स उनसे सीखी होंगी, अभी भी आप लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहे होंगे। Yes. तो वो थोड़ा सा बताएं, और किदाम्बी श्रीकांत के साथ किस तरीके से अब तक रहा है आपका? श्रीकांत के साथ तो फर्स्टली एक 2 महीने से मैं उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ उसकी, और अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। बीच में एक थोड़ा फ्यू वीक्स इंजरी की वजह से बैक ऑफ करना पड़ा, पर अभी बहुत ही शॉर्ट पीरियड है उसको पूरा समझने में। ओवरऑल थोड़ा समझता हूँ उसको, क्योंकि मैंने 2013-14 से उसके साथ ट्रेनिंग की है, और साथ में बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं हमने, अगेंस्ट भी खेला हूँ मैं उसके अगेंस्ट, तो उसको गेम को जानता हूँ मैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थोड़ा तो जानता हूँ मैं एज अ प्लेयर, क्योंकि उसको बहुत रीड करा है मैंने, क्योंकि उसके अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग में खेलता था, और फिर टूर्नामेंट्स में भी हम लोग ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और साथ में भी दूसरे प्लेयर्स के बारे में डिस्कशंस भी किए हैं, गेम के बारे में डिस्कशंस भी किए हैं। तो आई थिंक वो कंफर्ट जोन है, पर फिर भी एज अ मैं उसका एडवांटेज ये है कि मैं उसके थोड़ा सीनियर हूँ, और जब भी उसके साथ स्ट्रिक्ट होनी है या सीरियसली कुछ बात बतानी है कि ये लैकिंग है, क्रिटिकल हो सकता हूँ उसके साथ, तो इज़ अ वेरी गुड कोचेबल गाय, हर चीज़ सुनता है, और गुड लिसनर, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो एक इंस्टिल करना चाहता हूँ उसके अंदर। मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल में वो वापस डोमिनेट कर सकता है सर्किट, पर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। उसको फिटनेस बढ़ानी है, उसको थोड़े शॉट्स खेलनी है, थोड़ा उसका मेंटल अप्रोच थोड़ा बेटर होना चाहिए, तो यही सब ट्राई कर रहा हूँ उसमें इंस्टिल करने में। और यंगर बैच को जो गोपी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया एकेडमी में, जो भी अभी सीनियर सेंटर हुए हैं या अंडर 19 के जो 3 प्लेयर हैं, उनको देख पा रहा हूँ मैं ऑन अ डेली बेसिस लास्ट वही 2 महीने से, और अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं वो, मगर बहुत ही उनको फिजिकली पुश करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आगे जाके वर्ल्ड स्टेज पे खेलना चाहते हैं तो यही एज है कि वो ज़्यादा पुश कर सके अपने बॉडी को, और एक्सपीरियंस कर सके टफ ट्रेनिंग, और ये टफ ट्रेनिंग के थ्रू उनका मेंटालिटी भी डेवलप होता है, मेंटली स्ट्रांग भी हो जाते हैं वंस यू आर फिजिकली स्ट्रांग, और वो मोमेंट्स में उनको पुश करनी है कि टफ ट्रेनिंग के मोमेंट्स में पुश करनी है, तभी जाके वो टफ मोमेंट्स में रिलैक्स रह सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकली वो एंड्योर कर पा रहे हैं ये मोमेंट्स। तो यही चीज़ गोपी सर ने हमें इंस्टिल किया था बचपन से, और यही चीज़ मैं उनमें देखना चाहता हूँ। ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें पहले क्वालिफिकेशन के लिहाज से, और किदाम्बी की हम भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला मैच अच्छा नहीं रहा, जिस तरीके से हमने देखा बहुत थोड़े से एरर्स भी रहे। आपने बात की होगी, क्या बात हुई आपके आफ्टर द मैच उनसे, किस तरीके से आपने? नहीं, मुझे तो बहुत सारे पॉजिटिव्स दिखे उसको, उसमें गेम में अटैकिंग शॉट्स वर वेरी गुड, अप्रोच वाज वेरी गुड, मेंटालिटी फ्रॉम द स्टार्ट ही वाज एग्रेसिव, ही वाज विलिंग टू पुश इवन दो ही वाज डाउन और ही वाज अप। थोड़े टेक्निकल एरर्स हो रहे थे मैच में, अनफोर्स्ड एरर्स हो रहे थे, और जब लिटिल आउट ऑफ ब्रेथ तभी 4-5 पॉइंट्स के स्टिंट्स जा रहे थे, तो आइडेंटिफाई करके बताना पड़ा उसको। ओवरऑल आई थॉट दीज 2 वीक्स मलेशिया में और इंडिया में 3 गुड मैच खेले उसने, और बहुत सारे लर्निंग्स मिले, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं से, और इसका ग्राफ ऊपर ही है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि उसके अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। उसके 2-3 चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फिटनेस के डिपेंडेंट हैं सब, और उनमें उसको वर्क करनी है, और उसके लिए टाइम लगता है यूजुअली, एंड आई वुड से इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही गेट बेटर। मोस्टली यूरोपियन सर्किट में आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू डू वेल, बट इट्स ऑल मैटर ऑफ टाइम कि देखना पड़ेगा कब कौन से लेवल पे उसका वो चेंज हो,
क्योंकि बॉडी भी साथ देनी चाहिए. इज़ नॉट गेटिंग यंगर, इज़ एट 31. तो बट आई बिलीव कि नेक्स्ट 2-3 साल वो अच्छा कर सकता है. थोड़ा सा आपके बारे में जानना होगा क्योंकि एज अ प्लेयर तो आप 100% दे दोगे कोर्ट के ऊपर, एज अ कोच आप कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी इस प्रोसेस को? स्ट्रेसफुल है क्योंकि आई वुड से 2 टूर्नामेंट, अभी 3 टूर्नामेंट जा चुका हूँ. बहुत ही स्ट्रेसफुल है पीछे बैठ के. आप कितना भी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल तो प्लेयर के हाथ में है और उसे खेलना है और हम बस गाइड कर सकते हैं उनको. और पर फिर भी आई एंजॉय ये स्ट्रेस हमने एज अ प्लेयर लिया है बहुत बार. तो मैं समझता हूँ ये मोमेंट्स को और बहुत ही मुझे मतलब एंजॉय कर रहा हूँ अभी. तो एबल टू वर्क फॉर लॉट्स ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि गोपी सर कैसे 3-4 बजे आके शाम तक ट्रेनिंग कराते थे हमको और इतना मोटिवेटेड थे हमेशा. एग्रेसिव थे, मोटिवेटेड थे और हाई स्पिरिट्स में थे और वी मेड श्योर कि हम भी बहुत ही हाई स्पिरिट्स में खेलें ऑन अ डेली बेसिस. तो वो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है खुशी में. और आई होप कि ऐसे ही क्योंकि आपने उनके अंदर काफ़ी ट्रेन किया है और बेहतरीन मतलब कॉम्पिटिशन जीते भी हैं. Yes. तो कौन सी ऐसी क्वालिटी आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ कि उनके अंदर थी और वो आप चाहते हैं कि आप भी मतलब जो डेली बेसिस इंटेंसिटी था, डेली बेसिस ग्रो करने का नेचर था कि एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस करके एक नेचर था. कहीं लो डेज भी होते हैं कि मतलब मोटिवेशन नहीं आता भी. हाँ, और एक माइंडसेट है बताते थे हमेशा और हमने भी सीखा कि क्योंकि लो डेज तो मेजॉरिटी लो डेज ही रहते हैं. कुछ ना कुछ इशू रहता है हमेशा. या आज सर्दी है, आज खांसी है, आज कुछ फीवर है, या आज थोड़ा दर्द हो रहा है, आज बहुत टायर्ड हूँ, आज मूड नहीं है, ये है वो है. वही डेज के लिए हमें वेट करनी चाहिए और वही डेज में एक्सेल करनी चाहिए क्योंकि सब कंडीशन अभी अच्छी हैं और मुझे फीलिंग भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था. ये तो नॉर्मल है. जो डेज में हम लो फील करते हैं या बुरा फील करते हैं या फिजिकली हम अप टू द मार्क नहीं है, अगर वो डेज में आप एक्सेल करो दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर. तो वही मोमेंट्स के लिए वेट करनी पड़ती है. इंजरी हर एक एथलीट की लाइफ में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है. आपकी लाइफ में भी इंजरी का रोल रहा है और किस तरीके से आप देखते हैं क्योंकि क्या आपको लगता है कि करियर और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते थे या इंजरीज की वजह से थोड़ा? मैंने तो मैक्सिमम अपने आप को निचोड़ लिया. एज फैक्टर भी होता है जैसे मैंने तो मैक्सिमम मेरा एटीट्यूड ही ऐसा था हमेशा कि मैक्सिमम मेरा ट्रेनिंग में डेली बेसिस लोड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था. अभी आजकल डिस्कस हो रहा है, मेरे टाइम में तो नहीं था. और क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, हमने देखा आपने रिसेंटली ट्रैवल करके आए हमारे प्लेयर्स अब इंडियन ओपन खेलने पर आगे और जाना. यस, अगर हमारे पास पहले से बहुत ही बढ़िया ट्रेनर्स, बहुत ही बढ़िया फिजियोस होते थे, मे बी आई कुड हैव प्लेड अ हायर लेवल एंड आई कुड हैव एक्सटेंडेड माय करियर लिटिल मोर मे बी. बट आई थिंक जो कंडीशंस थे और जो फैसिलिटीज़ थे उनमें मैंने 100% दिया. आई थिंक 200% दे दिया. इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पा रहा. तो आई थिंक मैक्सिमम मैंने ट्राई किया और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट. ऑन अ डेली बेसिस अभी मैं देख पाऊँ कि ऐसे नहीं था, एक डेज नहीं था कि कोई मैंने आज यार और कर सकता था या ये टर्न में और कर सकता था, ये ट्रेनिंग ये मोमेंट्स में ये पैच 3-4 महीने में ज़्यादा कर सकता था. ऐसा नहीं था क्योंकि डेली बेसिस में मैंने अपने आप को मैक्सिमम दिया. आपको करियर काफ़ी लंबा स्पैन रहा है, उसमें कोई बेस्ट मोमेंट अगर आप हमें बताना चाहें? कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर श्योर, जो मेडल सेरेमनी था, जो नेशनल एंथम था. आई थिंक वो मोमेंट के बाद रियलाइज़ होता है कि बहुत ही ब्लेस्ड होनी चाहिए. आप जितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो आप, पर लक होनी चाहिए, फैक्टर होना चाहिए. वो मेहनत के साथ ही आता है पर बहुत सारे ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स, कोचेस, इन सबसे ही आता है वो. और वो मोमेंट में एक्सपीरियंस कर पाया. आई एम ग्रेटफुल टू दैट. और काफ़ी सारे मोमेंट्स जो 2-3 टाइटल्स जीते इधर लखनऊ में और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना, ओलंपिक्स के लिए मतलब इंडियन टीम में जाना, मल्टीपल कॉमनवेल्थ गेम्स में रिजल्ट्स आना, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में टॉप प्लेयर्स को हराना, जो नहीं था मेरे प्रीवियस बैच में नहीं था क्योंकि गोपी सर 2001 में जीते. बैक टू बैक स्टार्टिंग में जितने मैचेस हमने 2014 में देखे वो भी एक बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग था कि रेगुलर आप कोई भी मैच लूज नहीं किया था अपने कंसिस्टेंसी मैच. एक सवाल और करना चाहूँगा कि पेरिस ओलंपिक्स अब बहुत नज़दीक है, किस तरीके के चांसेस आप देख रहे हैं इंडियन प्लेयर्स की? अगर हम बात करें डबल्स में देखें, सिंगल्स में देखें तो काफ़ी अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं. हाँ, मुझे लगता है कि जो भी अभी श्योर शॉट क्वालिफायर्स हैं, प्रणॉय, चिराग, सात्विक और सिंधु, ये तो क्लियरली मेडल प्रॉस्पेक्ट्स हैं. एंड जो
सिचुएशन में है कि क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, जैसे लक्ष्य, श्रीकांत और डबल्स के वुमेन डबल्स के 2 पेयर्स, इनमें भी मेडल जीतने का कैपेबिलिटी है, पर इट्स अ टफ क्वालिफिकेशन प्रोसेस. होप द बेस्ट मैन एंड द बेस्ट पेयर मेक्स इट, एंड आई एम श्योर whoever makes it has a chance to win a medal. क्योंकि आगे हम साइना जी को देखेंगे, इंजरी एक बड़ा कंसर्न नहीं, बहुत ही मुश्किल हो रहा है उसको, इंजरी हील नहीं हो रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई डोंट सी इट हैपनिंग. वेरी टफ. ऐसा कोच का तो इम्पोर्टेंट रोल रहा, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा आपके करियर में. Yes. किस तरीके से मतलब आपको लगा कि ऐसे करियर वाइज भी, क्योंकि वो खुद इस फील्ड से इंक्रेडिबल उसका करियर, बोलने का जी. जरूरत ही नहीं है. इंक्रेडिबल करियर था. A legend from India, I would say. Brilliant performances, world number 1, and at a time जब कोई एग्जाम्पल नहीं था. That is the toughest thing. When you don't see, there is no mental picture, कुछ है ही नहीं आपके सामने, किसी को मैं आइडलाइज करूँ और पहुँच जाऊँ और लेवल पे, कोई भी नहीं. तो अपने खुद से उसने ये किया. आप कितना भी कोच पुश कर ले, आपको कुछ भी कर लो, मगर आपको अगर वो मेंटल पिक्चर दिखाने की मैं इसी तरह बनना चाहता हूँ. ये जो जूनियर बैच है, ये प्रणॉय, श्रीकांत, ये सब मुझे देख चुके हैं और साइना को देख चुके हैं. हम टॉप 10 में थे वर्ल्ड, और उनको वो मैच करना था और उससे ज़्यादा अचीव करने का ऑप्शन था, मतलब पहुंच सकते थे. ये करेंगे तो ये तो पहुंच जाएंगे. मुझे और उसको तो नहीं था, ये एग्जाम्पल नहीं था. सिर्फ गोपी सर थे और बाकी हमारा खुद का मेहनत, पागलबंदी जो था, उसके वजह से उसने जीता. तो आई मीन I can't explain in words कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे इंडियन में. एज अ प्लेयर तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है, एज अ कोच भी, कि आपके अब कोई टारगेट्स हैं आगे जो आपने नेक्स्ट 2-3 to 5 years में? होपफुली श्रीकांत को ये टॉप लेवल पे वापस देखूं. नेक्स्ट बैच प्रियांशु है, प्रणॉय है, और नेक्स्ट बैच के प्लेयर्स. मेन थिंग मैं यही देखना चाहता हूँ कि एज अ फेडरेशन हम बैडमिंटन फेडरेशन जो है इंडिया में, और जो गवर्नमेंट है जो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब साथ में मिलके एक ही एजेंडा पे रहें कि ये प्रोग्रेस कैसे करें. और इसके लिए कोचेस को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो कोचिंग जॉब जो है नेशनल टीम का लुक्रेटिव बनाना. क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं बहुत ही टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं. अगर मैं हो या अभी नेक्स्ट वाले बैच, ये 5 साल के बाद जो रिटायर होंगे ये सब प्लेयर, उनके लिए अगर कोचिंग जॉब लुक्रेटिव होना चाहिए, मायने रखना चाहिए, तो दे हैव टू गेट पेड. बहुत ही हाई लेवल पे उनको मोटिवेटेड होना चाहिए ये जॉब लेने के लिए. हम सब पेट्रियाटिक है, हम सब, बट एट द एंड ये एक जॉब है. वी ऑल हैव फैमिलीज, वी ऑल हैव आवर लाइफ, एंड इट हैज़ टू बी वेरी मोटिवेटिंग. एंड सो इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए फेडरेशंस को, और उनको कि ये जॉब जो है जो बहुत ही लुक्रेटिव हो जाए. आखिरी सवाल, कोई आप मैसेज देना चाहेंगे यंगेस्ट जो प्लेयर्स तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में सपने देख रहे हैं, बड़े इंडियन बैडमिंटन में आना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहिए, बच्चों को कोई मैसेज? बस मोटिवेट करते रहिए ऑन अ डेली बेसिस. प्लेयर बने या ना बने इज सेकंड थिंग, बट ऑन अ डेली बेसिस हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, मोटिवेटेड रहना, दीज आर द मेन थिंग्स. डिसिप्लिन रहना, दीज आर द मेन थिंग्स. अगर प्लेयर ना बने, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे अपनी ज़िंदगी में, अगर ये वैल्यूज़ हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. उम्मीद करते हैं जिस तरह शानदार करियर एज अ प्लेयर आप करा, एज अ कोच भी उतना शानदार करियर. थैंक यू सो मच.